साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि अक्सर बच्चों को डाउट बना रहता है इस चैप्टर से। यकीन मानिए इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे समझेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे, लेकिन इसको हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने आप पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप कुछ वीडियो कुछ छूट जाती है तो सेकंड पार्ट में देखिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में से हम कहते हैं त्रिकोणमिति। आप सभी पेन और पेपर लेके बैठिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा, साथ में नोट भी करिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो हिंदी में जो अर्थ होता है वो नोट करिएगा, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से अगर हम बात करें कौन कौन से वो 3 शब्द हैं, तो एक वर्ड होता है ट्री, और दूसरा वर्ड है गॉन, गॉन, और जो तीसरा वर्ड है वो है मेट्रोन, METRON। इसका भी कुछ मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग भी लिखिएगा। ट्री का मतलब होता है 3, और जो गॉन है इसका अर्थ होता है भुजा, और जो मेट्रोन है इसका अर्थ होता है, याद रखिएगा, माप, माप। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, यानी इसका पूर्ण रूप से अर्थ क्या होगा, तो पूर्ण रूप से अर्थ लिखिएगा। पूर्ण अर्थ जो है वो क्या है कि एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप। एक त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप, 3 भुजाओं का माप। एकदम मैं आपको बेसिक से इसकी पूरी की पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब चीजें हम डिटेल समझेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका हिंदी अर्थ, यानी हम कह सकते हैं कि ये इसका शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक यदि हम अर्थ देखें तो क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है इसका, हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में याद रखिएगा इसे ट्रिग्नोमेट्री को त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो एक त्रिभुज के 3 भुजाओं जो होती हैं उसका माप का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है, अंग्रेजी के एक भाषा है, अंग्रेजी शब्द जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक शब्द से है। ग्रीक ये तीनों जो भाषा के शब्द हैं ये ग्रीक शब्द हैं, याद रखिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री किस भाषा का है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और त्रिकोणमिति उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। और ये 3 ग्रीक भाषा के शब्द से बने हैं। ये जो 3 ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये तीनों जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ये जो ट्री, गॉन और मेट्रोन, इन्हीं 3 ग्रीक भाषाओं के शब्द से ये मिलकर बना हुआ है। इस तरह आप समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में 3 शब्द हो गए, ट्री, गॉन और मेट्रोन, यानी 3 भुजा का माप। चलिए आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या है। और तो लिखिएगा थोड़ा सा और इसके बारे में। त्रिकोणमिति के अंतर्गत लिखिएगा, त्रिकोणमिति के अंतर्गत अध्ययन। हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे इसके बारे में थोड़ा समझिए कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम अध्ययन क्या करते हैं। तो लिखिएगा इसके बारे में क्या अध्ययन करेंगे। यहां पर हम एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करेंगे हम यहाँ पर। यानी हमें त्रिभुज, सबसे पहले समझना होगा त्रिकोणमिति होती क्या है। मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति ये होती है जिसके अंतर्गत हम 3 भुजाओं का माप का अध्ययन करते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किस चीज का अध्ययन करेंगे, ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए। तो याद रखिए, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उसी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देखें, ये एक त्रिभुज होता है, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज में ये देखें, इसको हम कहते हैं कर्ण कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। हिंदी में इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में यदि हम देखें तो इनके बारे में जो आपसी अध्ययन करते हैं, और यहाँ पर देखा जाए कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई ये सब चीजों के बारे में, यहाँ कोण के बारे में, इनकी भुजाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो सब किसके अंतर्गत करते हैं, हम करते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर त्रिकोणमिति कैसे उत्पन्न हुई, त्रिकोणमिति का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप लिखिएगा त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसी ऐसी क्या खासियत रही कि जिससे त्रिकोणमिति जन्म लिया। तो अब सबसे पहले समझिएगा त्रिकोणमिति की उत्पत्ति कैसे होती है। त्रिकोणमिति लिखिएगा, त्रिकोणमिति के जन्मदाता। देखिए, त्रिकोणमिति जो शब्द है ये तो हमने बताया 3 गुणों का माप है, लेकिन इसके जो जन्मदाता हैं
याद रखिए कौन थे जन्मदाता, साथ में लिखते भी जाइएगा आप कॉपी पेन लेके अगर साथ में लिखेंगे मेरे साथ तो यकीन मानिए पूरी तरह वीडियो में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जब चीज पूरी तरह इन्वॉल्व होकर किसी चीज को हम सीखते हैं तो यकीन मानिए वो चीज हम जल्दी सीखते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ आप देखिए मत, देखने से कुछ नहीं होगा, साथ में आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स भी बनाइए। तो त्रिकोणमिति के जो जन्मदाता थे याद रखिए वो थे आर्यभट्ट। अगर आपसे पूछा जाए त्रिकोणमिति के जन्मदाता कौन थे तो याद रखिए त्रिकोणमिति के जो जन्मदाता थे वो कौन थे, आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट की यदि हम बात करें तो थोड़ा अगर हम आर्यभट्ट की जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए हम पढ़ तो रहे हैं त्रिकोणमिति, लेकिन आर्यभट्ट यहाँ पर आए हैं, ये त्रिकोणमिति के जन्मदाता हैं। तो मैं चाहूंगा कि दो चार बातें हमें आर्यभट्ट के बारे में पता रहें, तब आपको थोड़ा सा उनके विषय में इंटरेस्ट भी आएगा। तो आर्यभट्ट के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 476 ईस्वी में, 476 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु याद रखिएगा 550 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं इनके जन्म स्थान की। इनका जन्म स्थान क्या है, इनका जन्म स्थान कहाँ के थे ये, इनका जन्म स्थान याद रखिएगा, कुछ स्त्रोत जो हैं, कुछ स्त्रोतों के अनुसार लिखिएगा इनका जो है महाराष्ट्र का अस्मक प्रदेश में जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा लिख लीजिएगा आप, कुछ स्त्रोतों के आधार पर महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश, महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में, अस्मक प्रदेश। अगर पूछा जाए इनका जन्म कहाँ है तो भी इनका जो जन्म स्थान है ना वो विवादित रहा है। याद रखिएगा इनका जन्म स्थान क्या रहा है, विवादित रहा है। विवादित मतलब रहा है कि मतलब कंफर्म नहीं हो पाया कि कहाँ से ये मेन इनका जन्म स्थान कहाँ था। दो जगह माना गया इनका जन्म स्थान। कुछ स्त्रोत जो थे उसके अनुसार पे माना गया कि जो आर्यभट्ट हैं, जो त्रिकोणमिति के जन्मदाता हैं, इनका जन्म जो है बिहार महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में हुआ है। लेकिन कुछ स्त्रोतों के आधार पर लिखिएगा, कुछ स्त्रोतों के अनुसार इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, याद रखिए कुसुमपुरा में। कुसुमपुरा जो जगह है वहां पे इनका जन्म हुआ है। ये कहां पर, याद रखिए पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को आधुनिक समय में क्या कहते हैं, आधुनिक याद रखिए आधुनिक पटना। आधुनिक क्या है ये, पटना। और पटना कहां, बिहार। लेकिन याद रखिएगा कि ज्यादा जो मान्यता मिली कि इनके जन्म को लेकर कि कहाँ हुआ है, तो ज्यादा मान्यता इनकी मिली है बिहार यानी पटना। तो ये तो हमने देखा कि आर्यभट्ट जो थे वो त्रिकोणमिति के जन्मदाता थे। और त्रिकोणमिति तीन कोणों की भुजाओं और मापों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। त्रिकोणमिति की जन्मदाता कौन है, याद रखिए जन्मदाता है आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की इतनी बातें मैंने आपको बताई, लेकिन कुछ और भी बातें इनके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा ये कौन थे आर्यभट्ट, याद रखिए जीरो, शून्य के आविष्कारक भी थे ये, शून्य के आविष्कारक भी लिखिएगा। अगर पूछा जाए कि आर्यभट्ट कौन थे तो शून्य के आविष्कारक थे। याद करिए जब वो पंक्तियां हम अक्सर सुनते थे, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, दिया ना होता दशमलव तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद के बीच की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये जो पंक्तियां आपने सुनी होगी, ये जो पंक्तियां बनी, याद रखिए जीरो का आविष्कार भी हमारे भारत में हुआ। भारत के किस बंदे ने किया, याद रखिए उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ से थे, ये महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश से कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी जानकारी मिलती है, और कुछ स्रोतों के आधार पर माना जाता है कि पाटलिपुत्र बिहार से। अलग अलग उनका स्रोत मिले हैं, लेकिन जो ज्यादा मान्यता मिली है वो कहाँ की मिली है, बिहार, पटना। अब हम बात करते हैं कि ये और क्या थे ये, तो ये याद रखिए महान गणितज्ञ थे ये, लिख लीजिएगा महान गणितज्ञ थे ये। कौन थे ये, इनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्ट का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिए आर्यभट्ट जो थे महान गणितज्ञ थे, गणित से संबंध थे, और खगोल शास्त्री भी थी। कभी कभी ऑप्शन में मिल जाता है, तो याद रखिए महान गणितज्ञ भी थे और खगोल शास्त्री भी थे। अगला एक बात और याद रखना है, और शून्य और दशमलव दोनों का महत्व इन्होंने समझाया हमें। शून्य तथा दशमलव का महत्व बतलाने वाले। आपने सुना है पंक्तियों में, दिया ना होता दशमलव तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद के बीच की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यानी दशमलव को जब महत्व बताया हमें किसी ने, तो याद रखिए उनका नाम था आर्यभट्ट। चलिए एक बात इनके बारे में और भी याद रखिएगा कि ये याद रखिए चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे ना, उनके 9 रत्नों में से एक थे। लिखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक।
9 रत्नों में से एक थे। ये भी लिख लीजिएगा आप कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके 9 रत्नों में से एक थे कौन? आर्यभट्ट। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर मैं इनकी पंक्तियों को आप समझें, इनके ऊपर जो पंक्ति कही गई है हमारे गानों में, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, जीरो यानी शून्य, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, दिया ना होता दशमलव तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती और चांद की बीच की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। याद रखिए ये सब सब खोजें किसने की? आर्यभट्ट ने ही की थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, लिखिएगा थोड़ा सा। अब ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, क्या होता है पाइथागोरस? एक व्यक्ति थे पाइथागोरस जिन्होंने एक प्रमेय दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम एक त्रिभुज बना दें, त्रिभुज इस तरह से ये त्रिभुज हमने बना दिया, तो त्रिभुज में ये जो होता है ना, यहाँ पर इसको बोलते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ये जो है, या मान लीजिए हमने एक भुजा यहाँ पर ले ली ए और एक भुजा हमने लिख ली बी, यहाँ पर हमने मान लिया कितना? सी। तो इसे कहा जाता है कर्ण, इसे कहा जाता है लंब, और इसे कहा जाता है आधार। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसे हाइपोटेनस कहते हैं, और इसे लंब यानी इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। पी लिख लीजिएगा। अब एक चीज और याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कुछ हमें वैल्यू याद रखनी होती है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक के बाद सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक के बाद एक होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है। चलिए देखिए, जो साइन, इसके लिए एक फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। आप यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े होंगे, LAL बटे के ए, लाल बटे कक्का। इसको कैसे याद रखना है? देखिए ये जो वैल्यू होती है ये साइन की वैल्यू होती है, साइन, और ये कॉस की वैल्यू होती है, ये टेन की वैल्यू होती है। तो साइन थीटा बराबर देखिए होता है लंब बटे कर्ण। ये देखिए L बटे के है ना, इसको हम पढ़ते हैं लंब बटे कर्ण। कभी भी साइन थीटा का मान पूछा जाए तो याद रखिए लंब बटे होता है कर्ण। कैसे याद रखेंगे? देखिए L बटे क्या आया? के। देखिए पहला क्या आया? ये साइन का मान होता है पहला वाला, और जो दूसरा वाला होता है ये किसका मान होता है? ये कॉस का मान होता है। और जो तीसरा वाला मान है याद रखिए टेन का मान होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है इसमें, जैसे ये भुजा है तो ये क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है। अगर हम बात करें कॉस थीटा, अगर हम कॉस थीटा बात करें तो कितना होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, इस तरह से आपको याद रखना है, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए ये ऊपर वाला आया ए और ये आ गया के, आधार बटे कर्ण, ऐसे याद रखना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर देखिए क्या आया? एल बटे ए है ना, तो एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बटे आधार यानी एल बटे ए हो जाएगा। अगर हम कोसेक की बात करें तो देखो साइन जो होता है ना, साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक। तो साइन का क्या था? लंब बटे कर्ण। कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा हो जाता है। तो कोसेक का याद रखिए क्या हो जाएगा? ये उल्टा वाला जो होगा, यहाँ उल्टे साइड से पढ़ेंगे तो ये हो जाता है कोसेक का मान, नीचे वाला जो है ना कोसेक। तो साइन का अपोजिट जो हो जाता है वो याद रखिए क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है। तो यहाँ लंब बटे कर्ण था, इसको हम पढ़ेंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी उल्टा देखिए के बटे एल पढ़ देंगे इसको हम, के बटे एल। अगर हम सेक की बात करें तो जो सेक होता है याद रखिए ये कोस का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। तो अगर हम देखें कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण बटे आधार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण था, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। चलिए हम कोट थीटा की बात करें तो यहाँ देखिए ये टेन का अपोजिट होता है, किसका? टेन का। टेन का जो था वो लंब बटे आधार था, यहाँ हो जाएगा आधार बटे लंब। यहाँ पर लिखिएगा, सॉरी ये टेन का था लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए फटाफट। ये तीनों चारों चीजें अभी अपने आप में समझा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। इंग्लिश की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एक ट्रिक होती है, वो भी मैं लिखवा दूंगा अभी आपको। नोट करिए पहले इतना, इतना नोट करिए। जल्दी हो जाए तो कमेंट करिए आप सभी लोग, नोट कर लिया हो तो।
चलिए इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे याद रखना है। इसकी ट्रिक होती है, कभी भी आपको याद रखना है तो LAL, लाल बटे कक्का, के सॉरी LAL, LAL, लाल बटे के, तो जो पहला वाला होता है ये होता है साइन का, और ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन, SCT, ऐसे ट्रिक याद रखेंगे, साइन कॉस और टेन का। और जो नीचे वाला होता है ये होता है कॉसेक, सेक और कॉट का। ये होता है कॉसेक, कॉसेक, ये सेक, और ये किसका होता है, कॉट का। कैसे याद रखना है, तो कभी भी आपसे साइन थीटा पूछा जाए तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, तो अगर आपसे याद रखना है एल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और ए का मतलब, के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। और ए का मतलब होता है यहाँ पर आधार, आधार। जल्दी नोट करें इसे भी आप। और इंग्लिश मीडियम बच्चे जानते होंगे, उनके लिए ट्रिक होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलिए नोट करिए इसे, जल्दी हो जाए तो कमेंट करिएगा। हम्म, लाल बटे कक्का इंग्लिश मीडियम बच्चे कैसे याद रखेंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चे ऐसे याद रखेंगे, देखिएगा थोड़ा, यहाँ पर पी, बी और पी होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इस तरह से याद रखें। ये होता है परपेंडिकुलर, अपॉन में क्या होता है यहाँ पर, हाइपोटेनस। इस तरह से आप याद रखें, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये साइन कॉस, और ये किसका हो जाता है भाई, टेन का। ठीक है, इसी तरह आप अपोजिट करके याद रख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आ सकते हैं ये। और ये जो है ये बच्चे सभी पढ़े होंगे आपको 10th-12th में, ये आपका हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अगर नोट कर लिया हो तो यस का कमेंट करें जो सही बच्चे फास्ट। इसके बाद आपको कुछ याद रखना है, ट्रिपलेट। हिंड डालिएगा आप लोग, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट यानी त्रिक बोलते हैं हिंदी में, ट्रिपलेट याद रखना। हिंड डालिए, ट्रिपलेट कुछ याद रखना है। ट्रिपलेट आपको कुछ मैं महत्वपूर्ण लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ट्रिपलेट आपको याद करना है। इससे आपको काफी हिंट मिलेगी एग्जाम में और काफी मददपूर्ण रहेंगे आपके लिए। क्या क्या ट्रिपलेट याद रखना है, पहला आपको याद रखना है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट। दूसरा यहाँ पे लिखो 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट। तीसरा यहाँ पर 5, 12 और 13 का। और चौथा यहाँ पर होता है 10, 24 और 26, 10, 24, 26। और पांचवा याद रखना 20, 21 और 29। और छठवां एक और लिख लो 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट। इसमें एक चीज और याद रखना है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा बराबर कर्ण होती है, कर्ण। ठीक है, कैसे, देखो ये ऐसे ऐसे ये त्रिभुज है, तो अगर देखा जाए, अगर एक भुजा यहाँ पर 3 दी है, एक 4 दी है, तो ये अगर पूछा जाए कि ये भुजा कितनी होगी, तो याद रखना ये 5 ही होगी। अगर एक भुजा दी है 6, एक 8 दी है, तो याद रखना ये 10 ही होगी। अगर एक भुजा दी है 5, एक दी है 12, और तो यहाँ याद रखना ये 13 ही होगी। ठीक है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए आप जल्दी से। इस तरह से हम ट्रिपलेट निकाल भी सकते हैं। तो एक चीज और याद रखना कि कभी भी जो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कैसे याद रखना है, देखो जैसे इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर कितना आएगा 9, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और इसका स्क्वायर कितना आएगा 25। तो देखो इन दो दो छोटी जो भुजाएं हैं ना, उसके वर्गों का स्क्वायर करोगे तो वो बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। चाहे इसका किसी का भी योग कर लीजिए, जैसे मान लो ये 5 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अगर इन दोनों को योग करेंगे तो जो बड़ी वाली भुजा है ना उसके स्क्वायर के बराबर होगा। इसका स्क्वायर आ जाएगा 169। आप इनको टोटल करके देखिए, यही आएगा। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि कभी भी दो भुजाओं के वर्गों का योग जो समकोण त्रिभुज होगा, अगर कभी भी ऐसा अगर आ रहा है, याद रखिएगा ट्रिपलेट जो होता है ना वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा। अगर कभी भी इस तरह से देखने को मिल रहा है तो याद रखिए कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा, और इस कंडीशन में जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज ही होगा। ये किस पर संभव है, याद रखिए समकोण त्रिभुज पर ही संभव है, समकोण त्रिभुज। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिए एक कोण आपको समकोण जरूर होगा। अगर समकोण नहीं है समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा याद रखिए एक कोण समकोण जरूर होगा। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। देखिए अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको याद कर लेना है, लेकिन याद करने से अच्छा है कि मैं आपको कुछ चीजें निकालना भी सिखा देता हूँ कि ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं।
अब सीख रहे हैं हम, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं आपको एकदम जड़ से बताता हूं कि हम इसे निकालना भी कैसे सीखें। अगर भूल भी गए तो कैसे निकालेंगे। चलिए अब हिंट डालिएगा, ट्रिपलेट निकालना। ट्रिपलेट ट्रिपलेट जो है उसे कैसे हम ज्ञात करें। ट्रिपलेट की याद रखो ट्रिक, हिंट डालिएगा, ट्रिपलेट ट्रिक यानी कैसे हम इसे ज्ञात करें। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ट्रिपलेट ट्रिक का, याद रखिए ट्रिग्नोमेट्री में होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होता है, मेंसुरेशन में भी इसका यूज होता है। मेंसुरेशन जो चैप्टर होता है वहां भी इसका यूज मिलेगा आपको। और एक आपने सुना होगा दिशा, दिशा दूरी वाला चैप्टर जो है, दिशा दूरी यानी जिसको डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन, इन सभी चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन इन चैप्टर्स में इसका यूज मिलेगा। नोट कर लीजिए आप सब चीजें, इन इन चैप्टर्स में आपको इसको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं ट्रिपलेट कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखिएगा, ट्रिपलेट यानी, ट्रिपलेट का कहने का मतलब है यहां पर आपको एक भुजा दे दी जाएगी और पूछा जाएगा अन्य दो भुजाओं का योग क्या हो, अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी, आपसे ये पूछा जाएगा। नोट कर लीजिए इसे भी आप। चलिए देखिए, अगर हम बात करें कि ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, किन किन चैप्टरों में इसका यूज है, हमने देखा इसका यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, मेंसुरेशन में, दिशा दूरी, कई चैप्टरों में ट्रिग्नोमेट्री आपको यूजफुल दिखती है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पे लिखिएगा n, थोड़ा सा आप लोगों को शोरगुल हो रहा होगा, ये बच्चे थोड़ा यहाँ पर बाहर कुछ शरारत कर रहे हैं। आज संडे है तो बच्चे खेल रहे हैं, तो थोड़ा शरारत भी कर रहे हैं बच्चे। बच्चे बच्चे होते हैं, क्या करें। चलिए देखिए, अगर n जो है कभी भी n का मान विषम हो यानी ओड हो, तो याद रखिए हम ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे सर ट्रिपलेट की कोई एक भुजा देगा आपको और अन्य दो भुजाएं पूछेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया होगा, मान लीजिए पहला अपन ट्रिपलेट लिखते हैं, अगर n लिख लिया 3, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि कभी भी एक भुजा देकर आपको अन्य दो भुजाएं पूछेगा। जैसे एक भुजा कितनी दे दी है 3, अगर वो पूछेगा अन्य दो भुजाएं बताइए कौन कौन सी हैं, तो इसका ट्रिक लिख लीजिए आप, कैसे हम निकालेंगे। यदि देखो उसने एक भुजा दी है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई एक भुजा देगा और आपसे पूछेगा कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं बताइए कौन कौन सी हैं। अच्छा बताइए, पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लो त्रिभुज की एक भुजा दी है 3 और आपसे पूछ ले कि इसकी अन्य दो भुजाएं बताइए कौन कौन सी हैं। देखिए एक भुजा दी है 3, अब गौर से देखो कि n जो दिया है एक भुजा, वो सम है कि विषम है। सम, यहाँ देखो n, सभी बच्चे कमेंट करो, जो 3 दिया है 3 सम है या विषम, यानी इवन है या ओड है। हाँ चलिए, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि जो 3 है ना, 3 यहाँ पर याद रखिए वो क्या है, एक विषम संख्या है। तो कभी भी यदि एक भुजा दी हो, यदि वो भुजा विषम हो, तो उसमें कौन सी ट्रिक लगानी है, याद रखिए उस भुजा का कर देना है आपको स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर, और बटे में कर देना है 2। तो देखो स्क्वायर बटे 2 करो, तो स्क्वायर जब बटे करेंगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 बटे 2 का मतलब क्या होता है भैया, 4.5। कितना होता है, 4.5। तो जो भी आया है उसको ठीक एक पहले जाओ। अच्छा 4.5 के पहले क्या नंबर मिलेगा, 4। 4.5 के बाद क्या मिलेगा, तो 5। तो याद रखो जो ट्रिपलेट हमारा बनके तैयार हो गया, वो ट्रिपलेट क्या हो गया, तो देखो यहाँ पर जो ट्रिपलेट आया वो कौन कौन सा आया, वो आ गया 3, 4 और 5। इस तरह से जो ट्रिपलेट बन जाएगा वो बन जाएगा 3, 4 और 5। तो कभी भी एक भुजा दे दे, एक भुजा उसने दी क्या 3, और पूछ रहा है अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी, तो एक भुजा देकर अन्य दो भुजाएं पूछे, तो इस तरह से आपको अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। यानी अगर वो उसने एक भुजा दी है क्या, 3 दी है, देखो अगर वो 4 दे के अन्य दो भुजाएं पूछेगा तो उसका तरीका अलग है। लेकिन क्योंकि 4 सम है, अभी हम कौन सी ट्रिक देख रहे हैं, विषम वाली के लिए। अगर मान लो उसने एक भुजा दी है और वो भुजा क्या है, विषम है, तो उसको निकालने का तरीका पहले एक सीखो, फिर मैं दूसरी बताऊंगा आपको कैसे सीखेंगे, एक साथ दोनों नहीं सीख पाएंगे। तो उसको जो भी भुजा दी होगी उसको स्क्वायर करना है और बटे में क्या करना है, 2। तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। 9 का बटे 2 करेंगे तो 4.5। 4.5 के ठीक पहले क्या आता है, 4। 4.5 के ठीक बाद क्या आता है, 5। तो भुजाएं हो जाएंगी 3, 4 और 5। यदि सभी बच्चों को समझ में आ गया तो कमेंट करो जल्दी से यस का कमेंट।
चलिए एक दूसरा प्रश्न देखिए, अगर जैसे लिखा है 5, क्या है 5, अगर उसने एक भुजा दी है 5, वो पूछ रहा है कि अन्य दो भुजाएं बताओ कौन कौन सी होंगी। इसको भी जरा देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। मान लो उसने एक भुजा कितनी दे रखी है 5, और वो बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं बताइए। त्रिभुज की एक भुजा देकर वो आपसे अन्य दो भुजाएं पूछेगा। सिंपल सा प्रश्न, देखिए कैसे आएगा एग्जाम में। एक भुजा देकर वो अन्य दो भुजाएं पूछेगा। अच्छा बताओ, एन सम है या विषम? एन है विषम। अगर विषम है तो याद रखो इसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करो और बटे में करो 2। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और 25 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा 12.5। जो भी मान आया है उसके ठीक एक पहले जाओ। उसके ठीक पहले 12.5 के ठीक पहले क्या मिलेगा 12, और 12.5 के ठीक बाद क्या मिलेगा 12.5 के बाद मिल जाए 13। तो ट्रिपलेट क्या बन गया 5, 12 और 13। तो इस तरह ट्रिपलेट हो जाएगा 5, 12 और 13। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो भी नंबर दिया होगा इसका स्क्वायर बटे में हमको करना है 2, और उसको जो भी आंसर आएगा उसके ठीक पहले और ठीक बाद हमें देखने कौन कौन से नंबर आते हैं, वही ट्रिपलेट हो जाएंगे। यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 12 और 13। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे उसने हमें 3 दे दिया, 5 दे दिया। अगर मान लो उसने हमें दे दिया है 7, क्या दे दिया है 7। अगर वो एक भुजा उसने दे दी है, मान लो क्वेश्चन कैसे बनता है, त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 7, और वो आपसे पूछ रहा है अन्य दो भुजाएं बताइए क्या होंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 7 का स्क्वायर बटे में 2। 7 का स्क्वायर कितना आता है 49, और 49 बटे में यदि हम 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.5। 24.5, 24.5 के ठीक पहले क्या मिलेगा 24, 24.5 के ठीक पहले क्या मिलता है 24, और 24.5 के ठीक बाद क्या मिलेगा 25। तो जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखिएगा जो ट्रिपलेट बन गया वो क्या बन गया 7, 24 और 25। तो इस तरह ट्रिपलेट आया 7, 24 और 25। कभी भी एक भुजा देकर अगर वो अन्य दो भुजाएं पूछेगा तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं क्या क्या होंगी, तो 7, 24 और 25 होंगी। जैसे मान लीजिए उसने एक भुजा दे दी क्या 9। अगला आप बताइए, अगर 9 दी है तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर मान लीजिए उसने दिया है 9, तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी। जैसे मान लो एक भुजा उसने दी है 9, और 9 देखो विषम है ना, तो इसका स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर बटे में 2। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 बटे में 2 करेंगे कितना आएगा 40.5। 40 के ठीक पहले क्या आएगा, 40 के ठीक 40 ठीक के पहले आता है 40, और 40.5 के ठीक बाद आता है 41। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट आप सब जल्दी देखिए, यहाँ पर ट्रिपलेट क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया यहाँ पर 9 आ गया। ये देखिए 9, 40 और 41। तो 9, 40 और 41 यही आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट ज्ञात करना, इसलिए सही बच्चे इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको आप बार बार अगर जैसे समझने में दिक्कत आए तो 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, तो वो आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में यहाँ पर दे रहा हूँ 15। इसका आप ट्रिपलेट बताइए सही बच्चे कमेंट करके, इसका ट्रिपलेट क्या होगा। देखिए चलिए, अगर हमें एक भुजा दी है, त्रिभुज की एक भुजा दी है कितनी 15, और वो आपसे पूछ रहा है कि अन्य दो भुजाएं बताइए कौन कौन सी होंगी। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए अगर भुजा दी है ना 15, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर हम कर देंगे और बटे में कितना कर देंगे 2, क्योंकि देखिए 15 क्या है विषम है। तो विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करते हैं, उसका स्क्वायर कर दो बटे में 2 कर दो। 15 का स्क्वायर बटे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 बटे 2 आएगा कितना हो जाएगा 112.5। ठीक है, इसके ठीक पहले देखो क्या आता है, इसके ठीक पहले क्या आता है 112 आता है। इसके ठीक बाद देखो क्या आता है 113 आता है। जो ट्रिपलेट बन के तैयार हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ट्रिपलेट आपका यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 और क्या हो जाएगा 112, और कितना हो जाएगा 113। इसी तरह से आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि एक भुजा देगा और बाकी दो भुजाएं आपसे पूछेगा। ठीक है, अब नोट करके एक बात और लिखना है आपको, नोट करके लिखना है एक बात, किसी एक संख्या के एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकते हैं। किसी एक संख्या के किसी एक संख्या के एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकते हैं।
किसी एक संख्या के एक से अधिक ट्रिपलेट हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कितना, 3 लिखा मैंने, 3, ठीक है, 3, 4 और मैंने लिख दिया कितना, 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ट्रिपलेट बताइए क्या क्या होगा, तो देखिए अगर हम 3, 4, 5 को यहाँ पर लें, ठीक है, अगर इसका हम देखें तो इसका अगर डबल डबल भी अगर करने, जैसे 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का गुणा 2, 3 में कर दो, जैसे यहाँ पर तो 3 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो सबको, तो 3 तियां कितना हो गया, 9, और 4 तियां कितना हो गया, 4 तियां हो गया यहाँ पर 12, और 5 तियां कितना हो गया, 15। तो ये भी ट्रिपलेट होगा, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि रियल ट्रिपलेट क्या था, 3, 4, 5, लेकिन इंटू कर दिया हमने 3 से, तो ये भी इसी का ट्रिपलेट माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर हम किससे गुणा कर दें, हम इससे किसी और संख्या से गुणा कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 3 से। अगर मान लो हमने 5 से गुणा किया, 5 से, तो ये ट्रिपलेट क्या बन जाएंगे, 3 पंजे 15, और 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और यहाँ गुणा करेंगे 5 बचे 25, यानी इसका मल्टीपल भी जो होगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। ठीक है, देखो जैसे अगर मान चलो ये कितना है, 15, 20 और 25, तो अगर ये इसका गुणा भी हम कर देना तो वो भी मल्टीपल होगा। अगर मैं इसका दोगुना कर दूं, जैसे दोगुना क्या कर दूं, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8, 5 का दोगुना कितना होगा, 10, तो ये भी ट्रिपलेट मान्य होगा। यानी एक ट्रिपलेट के कई ट्रिपलेट बन सकते हैं, यानी जो चीज हम करेंगे वो सब में सेम करेंगे। जैसे यहाँ भी देखिए 3 का गुणा किया तो सब में 3, 3 का गुणा कर दिया, यहाँ 5 का गुणा किया तो सब में 5, 5 का गुणा कर दिया, यहाँ हमने 2 का गुणा किया, सब में 2, 2 का गुणा किया। तो इस तरह से भी हम ट्रिपलेट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो जल्दी बच्चे कमेंट करके बताएं। हाँ बिल्कुल, उजाला सही बता रहे हैं आप, 15, 112, 113 भी हो सकता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि यदि n जो है कभी भी एक विषम संख्या देकर ट्रिपलेट पूछे तो इस तरह से बताना है, लेकिन यदि वो नंबर जो दे दे n बराबर क्या दे दे, वो सम दे दे। अगर कभी कोई सम संख्या देकर वो आपसे पूछे कि ट्रिपलेट बताओ, यानी n जो नंबर वो आपको देगा वो कैसा देगा, इवन देगा, इवन यानी होता है सम, तब हम ट्रिपलेट कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसका पहले जैसे देखिए, पहला अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ दिया है 4, ठीक है, अगर वो 4 देकर आपके पूछे कि अन्य 2 ट्रिपलेट बताइए क्या होगा, तो इसको आपको क्या करना है, जैसे एक संख्या देगा 4 और पूछेगा कि अन्य 2 ट्रिपलेट बताइए, उसके अन्य 2 भुजाएं कौन कौन सी होंगी। प्रश्न ऐसे आता है कि त्रिभुज की एक भुजा 4 है, तो अन्य 2 भुजाएं कौन कौन सी होंगी। तो जैसे जो भी, अगर वो देखिए अगर नंबर क्या है, सम है ना, तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसके बटे में 2 करना है, और क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस माइनस 1। यानी क्या हमें सीखने को मिला, यहां हमें करना है संख्या के आधे का वर्ग, लिख लीजिएगा, संख्या के आधे, आधे का हमें करना है, आधे का वर्ग, और प्लस और माइनस 1 करना है। ये ट्रिक है इसकी, ठीक है, ये ट्रिक इसकी है, संख्या के आधे का वर्ग करना है और प्लस माइनस क्या करना है, 1 करना है। कब, जब वो क्या हो, जब संख्या हो सम। ठीक है, चलिए देखिए कैसे हम करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 दिया है, तो संख्या यहाँ पर इसका आधे का स्क्वायर करो। जैसे 4 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 4 का आधा हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो संख्या के आधे का वर्ग यानी होगा, संख्या का आधा कितना हो जाएगा, देखो संख्या कितना था यहाँ पर 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का जो भी स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। उससे ठीक एक ऊपर प्लस कर दो, प्लस 1 कर दो, और एक क्या करो, माइनस 1 कर दो। अगर 2 का स्क्वायर यहाँ कितना आ गया 4, 4 में एक प्लस करेंगे कितना मिलेगा 5, और 4 में एक माइनस करेंगे कितना मिलेगा 3। तो देखो 3, 4 और 5, ट्रिपलेट क्या बन गया यहाँ पर, ट्रिपलेट बन गया 3, 4 और 5। चाहे आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 4, 3, 5, या तो इसे ऐसे पढ़ सकते हैं 3, 4, 5। छोटी भुजा को पहले पढ़ना है आपको, है ना, 3, 4, 5, छोटी भुजा को सबसे पहले पढ़िएगा, 3, 4, 5, इसके बाद बड़ी भुजा को सबसे लास्ट में पढ़िएगा। तो ट्रिपलेट क्या बन जाएगा, 3, 4 और 5। ठीक है, अगर उसने 3 दिया था, देखो जरा ध्यान से, अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि जब उसने 3 दिया था, जैसे 3, अगर एक भुजा उसने दे दी थी कितनी, 3 दे रखा था उसने यहाँ पर, और वो अन्य 2 भुजाएं पूछ रहा, तब भी देखो 3, 4, 5 ही आया था। और यहाँ पर देखो तब उसकी विधि दूसरी थी निकालने की, अगर उसने एक भुजा दे दी थी 4 और अन्य 2 भुजाएं पूछे, तब भी कितना आंसर आएगा, 3, 4, 5। लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना एग्जाम में वो सम देगा विषम देगा, इसलिए आप दोनों मेथड समझ के रखिएगा। फिर से समझते हैं, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे रखा है 16,
क्या रखा है 16। एक भुजा उसने दे रखी है 16 और वो पूछ रहा है कि अन्य दो भुजाएं बताइए क्या होगा। तो हमने बताया था संख्या के आधे का स्क्वायर करना है, संख्या के आधे का स्क्वायर, संख्या देखिए 16 है ना, 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर और +1 करना है और -1 करना है। तो भी संख्या का अगर हम देखें आधा का स्क्वायर कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 में 1 +1 कर दो, 64 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 65, 64 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 63। ठीक है, संख्या के आधे का स्क्वायर करना है, इसके बाद उसमें +1 करना है और -1 करना है। तो अगर देखा जाए तो ये 16 का कितना हो जाएगा भाई, अगर हम 16 को देखें तो ये आगे बढ़ेगा कितना हो जाएगा 64, 64 में 1 प्लस कर दो और 1 क्या कर दो माइनस कर दो, तो हमने कितना आ गया 65 और कितना आ जाएगा 63। तो इसका जो ट्रिपलेट बन जाएगा वो हो जाएगा 16, 63 और 65। मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे छोटे से शुरू में रखो और इसके बाद सबसे बड़े को कहाँ रख दो, लास्ट में। ट्रिपलेट सही जमाने में आपको आसानी होगी। तो क्या हो जाएगा 16, 63 और 65। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सबके लिए दे रहा हूं, आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपको ट्रिपलेट निकालना यदि आ गया है तो इसका आंसर बताइए कि जैसे मैं लिखा है एक संख्या 20, 20 अगर दी है, इसके अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी। अगर एक भुजा दी है 20 तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी होंगी। हाँ, काफी बच्चों का अच्छा आंसर आया है। देखिए आधे का स्क्वायर करना है, आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100, उसमें +1 करना है और फिर -1 करना है। ठीक है, और +1 करेंगे कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा, -1 करेंगे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें कि ट्रिपलेट क्या बना, तो ट्रिपलेट क्या क्या बन गया, यहाँ पर बन गया 20, 99 और 101। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है, वो कर्ण होती है। ये बात भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब जितना भी ट्रिपलेट हमने सीख लिया, उम्मीद करता हूं इससे आपको ट्रिपलेट निकालना तो आ ही गया होगा। और अगर नहीं थोड़ी बहुत भी डाउट होगी तो वीडियो को दोबारा आप उसको देखिएगा, फिर से आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदुओं की बात करते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सभी लिखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे हमें कुछ निष्कर्ष निकालना है, वो क्या है देखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला लिखिएगा, पहला हर ट्रिपलेट में, हर ट्रिपलेट में एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जरूर होती है, संख्या जरूर होती है। हर ट्रिपलेट में एक अभाज्य संख्या जरूर होती है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, हर ट्रिपलेट में, हर ट्रिपलेट में, हर ट्रिपलेट में, ट्रिपलेट में एक इवन संख्या, इवन, इवन यानी होती है इवन नंबर, लिख लीजिएगा इवन नंबर यानी सम संख्या, सम संख्या जरूर होती है। ये आपको ऑप्शन को रिजेक्ट करने में मदद करेंगे, जरूर होती है। एक सम संख्या भी होगी और एक विषम संख्या भी सॉरी एक अभाज्य संख्या भी होगी। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा आप, तीसरा पॉइंट कि ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मल्टीपल, ट्रिपलेट का मल्टीपल भी पाइथागोरस, पाइथागोरस गोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करता है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कैसे सेटिस्फाई करता है, आइए समझते हैं इसको हम। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रिपलेट दिया है 3 और क्या दिया है 4 और 5। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीपल कर दें 2 से, ठीक है, अगर देखिए एक 3, 4, 5 दिया है ना, इसको हम गुणा किससे कर दें, 2 से गुणा कर दें, सबको 2 से गुणा कर दें, तो ये ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6, 8 और 10। ये ट्रिपलेट भी मान्य होगा। या तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये भी देखिए ट्रिपलेट मान्य होगा, ये भी ट्रिपलेट सही है। अगर हम देखें भैया, अगर हम गुणा कर दें किससे, 5 से गुणा कर दें, जैसे यहाँ पे 3, 4 और 5 है। अभी मैंने बताया था अगर हम गुणा भी कर दें, जैसे सबको 5 से गुणा कर दो, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15
और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो ये भी ट्रिपलेट मान्य होगा, ठीक है। लेकिन रियल ट्रिपलेट क्या होगा, यही होगा। यहाँ हमने क्या किया, देखो इनटू हमने कर दिया कितने 2 से, और यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर कर दिया है। एक मिनट रुकिएगा, अगर यहाँ हम देखें ये जो अगला आया है ये क्या है यहाँ पर, तो ये इसका क्या है, स्क्वायर है, वर्ग कर दिया हमने, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या किया हमने, इंटू 5 कर दिया है, तो ये ट्रिपलेट भी मान्य होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हो सकता है इसका स्क्वायर भी करके दे दे वो अगले प्रश्न में। ये देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। तो ये भी ट्रिपलेट मान्य होगा, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए आप इसे। अब देखिए मैं आपको कुछ ट्रिपलेट जो लिखवाए थे मैंने स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि वो कौन कौन से ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लिख लीजिए अगला प्रश्न, याद रखें। मैंने निकालना तो सिखा ही दिया है आपको, लेकिन कुछ चीजें याद रख लेंगे तो शायद आपकी स्पीड बनाने में आसानी होगी। पहली बात यहाँ लिखिएगा, ट्रिपल जो ट्रिपल है कौन कौन से हैं यहाँ पर। हाँ ट्रिपलेट कौन से याद रखना है, जैसे लिखिएगा 3, 4 और 5 का। फिर याद रखना है 5, 12 और 13 का। फिर मैंने बताया था 7, 24 और 25 भी आपको याद रखना है। फिर याद रखिएगा 9, 40 और 41, ये भी इसका ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें कभी कभी ट्रिपलेट का इंटू 2 से करके भी दे देता है, जो ट्रिपल होता है ना ट्रिपलेट का इंटू 2 से करके भी दे देता है। तो याद रखिए जैसे एक भुजा अगर दी उन्होंने 6, तो दूसरी भुजा याद रखिए कितनी होगी 8 और 10 होगी, ठीक है। अगर एक भुजा उन्होंने दे रखी है यहाँ पर, कभी कभी इसका डबल करके देगा 10 देगा, तो हो जाएगा 10, 24 और हो जाएगा 26। अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है 14, 48, तो इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, डबल कर दिया अपन ने सबका। और यहाँ हो जाएगा 18, 80 और कितना हो जाएगा 82। और कभी कभी ट्रिपलेट जो है उसका गुणा 3 से भी करके दे देता है। वो ट्रिपलेट का गुणा किससे कर देगा 3 से। जैसे मान लो कि एक भुजा देगा वो कितना 9, तो अन्य 2 भुजाएं पूछेगा, तो देखो ये 3 का ही तो ट्रिपल कर दिया गया, 3 का ट्रिपल कितना हो गया 9, तो फिर आप भी इनका ट्रिपलेट कर दीजिए। तो 4 का ट्रिपल कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई कितना हो जाएगा 12, 5 तिहाई 15। तो ट्रिपलेट क्या बन गया 9, 12, 15। तो कभी भी अगर 5, 12, 13 दिया है तो वो ऐसे भी दे सकता है कि अगर एक भुजा उनने दी है 15, तो देखो ये 5, ये 15 हो जाएगा, 5 से कितनी बार हमने गुणा किया 5 तिहाई 15, तो 12 से गुणा कर दिए 3 से, 12 तिहाई 36 और 13 तिहाई कितना हो जाएगा 39। तो ये ट्रिपलेट भी मान्य होगा। जैसे 7 का दिया है तो 7 का क्या बनेगा 21, 72 और कितना बन जाएगा 75, हमने इंटू 3 से कर दिया। फिर यहाँ हो जाएगा 27, 120 और यहाँ हो जाएगा 123। 41 गुणा 3 में करेंगे तो 123 आ जाएगा। तो ये अगर ट्रिपलेट को हम इंटू 2 से करेंगे तो ये सीरीज बनेगी, और ट्रिपलेट को इंटू 3 से करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये सीरीज आपको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली, क्योंकि ये इसी से बाकी सीरीज भी बनती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको ये वाली याद रखना है, ठीक है। इसी से ये दोनों भी बनी हुई है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो पूरी पूरी आपको याद हो गई होंगी। समझ में आया सभी को तो कमेंट करके बताएं। अगर देखिए मैं आपको एक एग्जाम का एक क्वेश्चन देता हूं, आप इससे बताइएगा कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, यदि आप इतनी बातें समझ गए हैं तो देखिए प्रश्न एग्जाम में कैसा आया था। क्वेश्चन लिखिएगा आप, यदि यहाँ पर यदि यदि पाइथागोरस त्रिज या त्रिक का एक सदस्य, त्रिक यानी ट्रिपलेट, त्रिक का एक सदस्य 10 है, तो अन्य दो सदस्य क्या होंगे, अन्य दो सदस्य होंगे कौन कौन से होंगे वो दो सदस्य। ऑप्शन ए दिया गया था 15 और 17, ऑप्शन बी दिया गया था यहाँ पर 35 और 38, ऑप्शन सी दिया गया था यहाँ पर 63 और 65, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया था 24 और 26। सभी बच्चे आंसर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का कि इसका आंसर जो डी वाला है वो सही है। देखिए कैसे सही है,
क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए भाई, देखो अभी हमने बताया था कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का, याद रखिए, एक नोट याद रखिएगा कि अगर समकोण त्रिभुज होगा ना तो ट्रिपलेट हमेशा याद रखिए, ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में ही बनेगा। अगर ट्रिपलेट किसमें बनेगा? समकोण त्रिभुज में। और टिग्नोमेट्री जब भी हम पढ़ेंगे, टिग्नोमेट्री का याद रखिए, टिग्नोमेट्री का मतलब ही है समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री काम किस पे करेगी? पूरी समकोण त्रिभुज पे ही काम करेगी। तो अगर अन्य, देखो यहाँ ध्यान से एक लिखिएगा, त्रिभुज के समकोण त्रिभुज में, ऐसा लिखो, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी, समकोण त्रिभुज में किन्हीं भी दो दो भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा, तीसरी यानी बड़ी भुजा, तीसरी यानी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है, सॉरी, वर्ग के बराबर होता है। इस लाइन को याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगी आपको, मेंसुरेशन में भी काम आएगा, टिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, डायरेक्शन में भी काम आएगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए यहाँ पर त्रिभुज की एक भुजा कितनी दी है? 10, तो अन्य कौन कौन सी भुजाएं होंगी? देखिए 24 और 26 बच्चों ने बताया, तो कैसे हम निकालेंगे? अगर देखो 10, 24 और 26, इसमें बड़ी भुजा कौन सी आई? बड़ी भुजा क्या है? 26। तो 26 का स्क्वायर करो और इन दोनों जो छोटी छोटी भुजाएं ना, इनका स्क्वायर, यानी इन दोनों का जो स्क्वायर आएगा उसका जो हम योग करेंगे ना, वो बड़ी भुजा के स्क्वायर जो भी आएगा ना वो उसके बराबर होगा, याद रखना। तो कोई 10 का स्क्वायर कितना आ गया? 10 का स्क्वायर आ गया 100। और 24 का स्क्वायर कितना आता है? जल्दी कमेंट करके बताओ सभी बच्चे, 24 का स्क्वायर कितना होता है? सही बच्चे कमेंट करके बताएं। देखो 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 होता है, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी सही बच्चे कमेंट करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, कितना होता है 24 का स्क्वायर? बिल्कुल सही है, 526। सही है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 526 नहीं होता है, 576 होगा। कितना होगा? 576, ठीक है। और 576 और 100 कितना हो गया? अगर इतना भी तुम्हें दिमाग होना चाहिए मेरे भाइयों बहनों, देखो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं सभी, यहाँ देखो कि मैंने यहाँ लिख दिया था 26 का स्क्वायर 676। तो भाई अगर 676 में यहाँ देखो एक का मैंने लिख दिया 100, तो 100 में कितना जोड़ दें कि 676 हो जाए? तो सिंपल सा देख के बता सकते हैं कि भैया 576 होगा, ठीक है। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो भैया 26 का कितना होता है? 676। तो अगर मैंने यहाँ 10 का लिख दिया तो इसका निकाल नहीं सकते कि 676 में 100 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 24 का कितना आ गया? 576। अब जरा गौर कर देखो, इन दोनों का वर्गों का स्क्वायर जो है, इन दोनों का जो छोटी छोटी संख्याएं थी ना, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा बड़ी संख्या का जो भी स्क्वायर करेंगे उसके। तो देखो इनका है क्या? 100 और 576, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 676। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपके मन में आ रहा होगा सर एक आध ऑप्शन और चेक करा दें, तो चलो हम एक ऑप्शन चेक करके और देखते हैं। एक ऑप्शन मान लो इसको हम लेते हैं कितना, 10, 15 और 17, ठीक है, कि सर ये ट्रिपलेट सही होगा कि नहीं होगा। तो अगर देखा जाए भी 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। और ये बराबर होना चाहिए बड़ी भुजा के स्क्वायर के। तो देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी कमेंट करो, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 का स्क्वायर कितना होता है? सही बच्चे कमेंट करो जल्दी, फास्ट, जल्दी लिखो जल्दी। 17 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है साराग्राम में, 289, ठीक है। अब जरा देखो क्या इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 325 आ रहा है, ठीक है। और ये बराबर है क्या 289 के? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कभी भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के जो स्क्वायर होगा उसके बराबर होगा, ये कौन कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो त्रिक तभी संभव है जब ये बात उस पर फिट बैठेगी। चलो अच्छा, एक प्रश्न और दे रहा हूं, सब बच्चे कमेंट करके बताएं यदि वो सीख चुके हैं कि ट्रिक कैसे निकालते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में, मैं वो एग्जाम का प्रश्न भी उठाता हूं। यहाँ प्रश्न दिया गया था कि यदि 8 दिया गया था और यहाँ दिया गया था P और 17 दिया गया था यहाँ पर, और 17 पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक है, त्रिक यानी ट्रिपलेट त्रिक हैं, तो P का मान क्या होगा? तो P का मान क्या होगा? ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो जरा सही बच्चे कमेंट करके बताएं। इसका ऑप्शन भी मैं आपको दे दे रहा हूं। ऑप्शन दिया गया था 13,
बी वाला ऑप्शन दिया गया था 14 और सी वाला ऑप्शन दिया गया था 15 और डी वाला जो ऑप्शन दिया गया था वो गया था 9। आप इसमें कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। चलो देखो, अगर देखा जाए तो त्रिपल याद करना भी ने के लिए मैंने लिखवा ही दिया, याद कर लेना उसे आप। और यहाँ पर देखा जाए भी, यहाँ त्रिपल वैसे मत निकालना कि आप वैसे निकालने बैठे गए सम और विषम वाले से। इसके लिए कभी भी ऐसा निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का स्क्वायर हमेशा बड़ी भुजा के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो देखो, हमें जो बड़ी भुजा है कितनी है, 17 है। ठीक है सर, हमें कैसे पता चला कि बड़ी भुजा 17 है? तो मेरे भाई ध्यान समझो, क्योंकि 17 से बड़ी तो कोई संख्या दी ही नहीं है ऑप्शन में। अगर 17 जो भी आंसर होगा पी का वो इसी ऑप्शन से होगा, तो 17 से बड़ी कोई संख्या नहीं दी है, इसका मतलब है कि 17 ही सबसे बड़ी संख्या है। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, अभी हमने देखा था 289। अगर 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये इन दोनों का स्क्वायर का जो योग आएगा ना, वो 17 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो अगर हम देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में हम यहाँ पर जोड़ेंगे पी का स्क्वायर हमें नहीं मालूम कितना है, इसके बराबर हो जाएगा 289। अब जरा गौर से देखो कि 64 में हम इसमें से किसका स्क्वायर जोड़ दें, 64 में हम यहाँ पर किसका स्क्वायर जोड़ दें कि ये 289 के बराबर हो जाए। तो अगर देखा जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 15। तो 64 में यदि हम 15 का स्क्वायर जोड़ दें, 15 का स्क्वायर होता कितना है, 225। तो 225 और 64 को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 289। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, सी वाला। उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताई हैं वो पूरी समझ में आई होंगी। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और चीजें आपको समझने में दिक्कत ना करें, इसलिए आज की क्लास में इतना ही। बाकी इसकी आगे की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट पार्ट इसका देखना ना भूलिएगा। आपको प्लेलिस्ट में सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी, वहां पे आप सर्च करिएगा। यूट्यूब पे यदि आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।